आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन का यह मॉडल पेपर नंबर 20 होगा। यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो इस चैनल पर डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, सारे के सारे जो आपके टॉपिक हैं ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके करंट अफेयर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, प्लस शिक्षण एवं शोध आवृत्ति, आईसीटी, मानव एवं पर्यावरण एंड भारतीय इतिहास और भूगोल, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करके दे दिए गए हैं। और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट को देखकर आप अपना जो सिलेबस है इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी गई है ताकि उनका रिवीजन अच्छे तरीके से चल सके। हालांकि दोस्तों, अभी भी आपके पास जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है उसमें आप चाहें तो इन पीडीएफ का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग अभी इस यूपीएचईएससी के बैच से जुड़ेंगे उनको जीआईसी और जीडीसी का भी फुल एक्सेस मिलने वाला है। तो आपको कई सारे फ़ायदे हैं अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आपके अब तक 19 मॉडल पेपर करवाए गए हैं। प्लस ये भी है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 20 मॉडल पेपर एग्ज़ाम से पहले मैं आपके करवाऊंगा। अब यहाँ पर संख्या आपकी बढ़ने वाली है। आज आपका ये मॉडल पेपर नंबर 20 कंप्लीट हो रहा है। और इसके बाद, क्योंकि अभी समय बचा हुआ है, अभी आज 15 अप्रैल है और आपकी परीक्षा जो है ये 18-19 अप्रैल को है। तो बीच में जो भी समय मिल रहा है, तो जो भी मतलब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका बूस्टर डोज आपको मिलता रहेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट और भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब से 1 से 2 सेट आपको मैं दूंगा जो कि केवल करंट अफेयर पर बेस्ड रहेंगे, ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी चुनी गई है। तो देखो दोस्तों, जो सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में, ये कौन सी थी, किस प्रदेश की थी? तो ये दोस्तों है महाराष्ट्र की। विकल्प डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प डी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, याद रखना कि 2026 में जो हमने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया था, तो एक पुरानी परंपरा रही है इस अवसर पर अतिथियों को आमंत्रित करने की। तो 2026 में जो अतिथि रहे वो यूरोपियन यूनियन से संबंधित हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन, ये 2 लोग इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि रहे। इस वर्ष की थीम रही थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये थीम भी आप लोग याद रखेंगे। और जो सर्वश्रेष्ठ झांकी निकाली गई, तो देखो, मंत्रालयों और विभागों में संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम पुरस्कार राज्य के अंतर्गत सबसे बेस्ट जो झांकी थी वो महाराष्ट्र की थी, जिसकी थीम थी गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। दूसरा पुरस्कार दिया गया था जम्मू और कश्मीर राज्य की झांकी को, जिसकी थीम हस्तशिल्प और लोक नृत्य रही थी। तीसरा पुरस्कार दिया गया था केरल की झांकी को और थीम है वाटर मेट्रो और डिजिटल साक्षरता। सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय झांकी, संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी, इसको सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की झांकी का पुरस्कार दिया गया, जिसकी थीम रही वंदे मातरम, राष्ट्र की आत्मा की पुकार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनमोल योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है। देखो दोस्तों, एक बात और भी कि झांकी के अंतर्गत अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल, ये भारतीय नौसेना ने इस अवार्ड को जीता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनमोल योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है। तो दोस्तों, अनमोल योजना दिल्ली की है, ठीक है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। और ये योजना काफ़ी कई मामले में बहुत ही खास है। वजह क्या है कि दिल्ली सरकार ने जो 2026-27 का बजट पेश किया है, तो उसमें नवजात शिशुओं के लिए मिशन अनमोल को स्टार्ट किया है। इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यू बर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। यानी कि ये जो योजना है, इसके तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में हर साल 2.5 लाख नवजातों के खून की एक बूंद हील प्रिक से 56 प्रकार की आनुवंशिक बीमारियों की मुफ्त जांच की जाएगी। उद्देश्य क्या है?
जन्मजात बीमारियों का जल्द पता लगाकर शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो वाकई दोस्तों ये बहुत ही शानदार योजना है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कई सारी आनुवंशिक बीमारियाँ होती हैं और बहुत मतलब क्रिटिकल हो जाता है। गांव देहात में तो और भी दिक्कत वाली बात हो जाती है। देखो दोस्तों याद रखना, इसी के साथ गौधाम योजना ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो गौएँ होती हैं उनके आवास और उनका जो जीवन यापन है उसको सुधारने से संबंधित है। केरल सरकार की एक योजना है निर्भया निशा पहल। पंजाब सरकार की योजना मेरी रसोई योजना। झारखंड सरकार ने शुरू की है वन दीदी पहल। और दिल्ली सरकार की एक और योजना है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना प्लस लखपति बिटिया योजना। ये 3 योजनाएं आपको याद रखनी हैं जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में असुमेलित की पहचान कीजिए। यहाँ पर एक जो है असुमेलित है, वही आपको पहचानना है। सरहुल महोत्सव 2026 मनाया गया झारखंड में, करेक्ट है। चाप चरकुट महोत्सव, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाप चरकुट महोत्सव मैं देख रहा हूँ बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको रट के रखिएगा। चाप चरकुट अगर आए तो ध्यान दीजिए कि ये मिजोरम का फेस्टिवल है। डोल यात्रा और हट्टी रिसाला, ये जो महोत्सव हैं दोस्तों ये महाराष्ट्र के हैं, डोल यात्रा और हट्टी रिसाला। जबकि 28वां सरस आजीविका मेला ये आयोजित किया गया दिल्ली में। अगर ये बात कही जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है। 28वां सरस आजीविका मेला दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया, बल्कि दोस्तों इसका आयोजन गुरुग्राम में किया गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से केरल में अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया गया, प्लस नई दिल्ली में जनजाति कला उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 का आयोजन नागालैंड में किया गया था और पहली बार सोयाबीन महोत्सव, इसका आयोजन भी नागालैंड में ही किया गया। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला ये दोस्तों आयोजित किया गया चेन्नई में, याद रखेंगे। ईंट खोरी महोत्सव, एक वहाँ पर मंदिर है झारखंड में जहाँ पर ईटखोरी देवी का पूजन किया जाता है, तो इसे कहते हैं ईटखोरी महोत्सव। ये आयोजन झारखंड में किया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि न्यू शेकल किस देश की मुद्रा का नाम है। तो दोस्तों न्यू शेकल यह है किस देश की मुद्रा है, बताइए। जापान, चीन, ईरान नहीं, बल्कि दोस्तों ये इजराइल की मुद्रा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। न्यू शेकल दोस्तों इजराइल की मुद्रा है, जबकि चीन की मुद्रा का नाम है रेन मिनवी। जापान की मुद्रा एन है। ईरान में जो मुद्रा चलती है उसको रियाल कहते हैं। और क्यात ये मुद्रा दोस्तों म्यांमार की है। रूफिया ये मुद्रा मालदीव की है और नगुल्ट्रम ये मुद्रा दोस्तों भूटान की है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर यह दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन था और दोस्तों इसका आयोजन दिल्ली में किया गया, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप ध्यान रखिएगा। 17 से 19 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। इसी प्रकार से दोस्तों अबू धाबी UAE में ग्लोबल AI शो का आयोजन किया गया। कब से कब तक, तो 8 और 9 दिसंबर 2025 को। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन पूरी ओडिशा में किया गया 5 से 7 दिसंबर के बीच में। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया 22-23 नवंबर 2025 को। ध्यान दीजिएगा, इसकी थीम रखी गई एकजुटता, समानता और स्थिरता। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से देखो ये जो 20वां था 2025 में इसका आयोजन किया गया, अब जो 21वां होगा जिसका आयोजन 2026 में होगा, तो ये कहाँ पर होगा, तो ध्यान दीजिए 2026 वाला जो 21वां G20 शिखर सम्मेलन होगा दोस्तों ये अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसके पहले जो 2024 में आयोजित किया गया था 19वां G20 शिखर सम्मेलन, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन ये 51वां क्रम था 2025 में और इसका आयोजन किया गया कहाँ पर, तो देखो दोस्तों कनाडा में इसका आयोजन किया गया था, कनास्कस कनाडा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हेग नीदरलैंड, बर्लिन रूस, जापान, तो कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। सही आंसर इसका होगा कनाडा। ठीक है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यह 51वां G7 शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन 15 से 17 जून 2025 के मध्य
कानानैस्किस कनाडा में किया गया था। और ध्यान दीजिएगा इसके पहले यानी कि 2024 का जो आयोजन था ये इटली में हुआ था, प्लस 2026 का जो आयोजन होगा दोस्तों ये फ्रांस में होगा, जो कि 52वां G7 का शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, G7 मतलब आप समझते हैं ना, ग्रुप ऑफ 7। इसमें 7 ऐसे देश शामिल हैं जो कि दुनिया में सबसे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था माने जाते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी होता है G7 का। इसमें दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें कितने देश शामिल हैं। कनाडा है, फ्रांस है, प्लस जर्मनी है, ठीक है, इटली है, इटली एंड यूके है और यूएस, इतने देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग के द्वारा यह पहली बार वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है 2025 में। इसमें दोस्तों पहला स्थान मिला है उड़ीसा को। विकल्प ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। और इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनवड़िया के द्वारा जारी किया गया है। यह जो इंडेक्स है दोस्तों ये 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। पहला स्थान ओडिशा को मिला है जिसका स्कोर 67.8 है, और दूसरा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को, तीसरा स्थान गोवा को मिला है। बिहार और उत्तर प्रदेश क्रमशः 7वें स्थान पर रहे हैं, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो वित्तीय स्वास्थ्य है वो 7वें स्थान पर है। ठीक है, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान किस प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ और भी योजनाएं शुरू की गई हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। तो इसका उद्देश्य है राज्य को निवेश में बढ़ावा देना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, इसका मतलब ये दोस्तों कि गांव देहात में जहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं वहां पर डिजिटल रूप से जो सक्षम डॉक्टर हैं उनकी उपलब्धता कराई जाएगी। बफर में सफ़र योजना और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, ये जो चारों योजनाएं हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्ट की गई हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? जी हाँ दोस्तों, ये सही है। नेक्स्ट आपका है कि इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट दोस्तों आपके बिल्कुल सही हैं, इनको आप याद रखेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में किया गया। दोस्तों मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, पुनः बताता हूँ कि 3 तारीखें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि शुरू होती हैं 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल और फिर 22 मई। ये तीनों तारीखें दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जल बरसेगा पृथ्वी पर और पृथ्वी पर उत्पन्न होगी जैव विविधता। ठीक है, याद रखने का यह ट्रिक होता है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क दोस्तों ये बन रहा है नोएडा में, इसको भी आप याद रखेंगे। ये कथन भी आपका करेक्ट है, पहला भी सही है। एंड सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 107 हो गई है और 107वां है सिमलीपाल। तो तीनों की तीनों कथन दोस्तों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 चुनी गई फातिमा बोस। फातिमा बोस ये दोस्तों किस देश की रहने वाली हैं? तो याद रखिएगा कि जो 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था, लेकिन फातिमा बोस रहने वाली हैं मैक्सिको की। विकल्प सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। जबकि दोस्तों मिस यूनिवर्स इंडिया ये बनी है कौन? मनिका विश्वकर्मा बनी हैं और इन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिस यूनिवर्स 2025, तो मिस यूनिवर्स 2025 दोस्तों ये कौन है? फातिमा बोस हैं। जबकि मिसेज यूनिवर्स 2025 चुनी गई हैं नोएडा उत्तर प्रदेश की शेरी सिंह। मिस यूनिवर्स इंडिया चुनी गई मनिका विश्वकर्मा राजस्थान से हैं। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 बनी हैं ओपल सुचाता चुवांगसी, ये थाईलैंड की हैं। और ध्यान दीजिएगा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था
भारत की ओर से इसमें नंदिनी गुप्ता ने पार्टिसिपेट किया था। और मिसेज वर्ल्ड 2025 ये पहली एसोसिएट महिला चुनी गई हैं, सेगो गेलेई नाम है इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का 98वां रामसर स्थल छारी ढांड वेटलैंड को घोषित किया गया है। प्रश्न ये है कि छारी ढांड वेटलैंड दोस्तों ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कि भारत में जो अंतिम 97 और 98 क्रम के 2 वेटलैंड घोषित किए गए हैं, उसमें 98 जो है ये आपका छारी ढांड है, छारी ढांड जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में। और जो 97 नंबर का है ये है आपका पटना पक्षी विहार। अब पटना से अगर आप समझें कि ये बिहार में है तो गलत, ये दोस्तों हैं आपके एटा जिला उत्तर प्रदेश में। दोनों आपको याद रखना है, तो इसका आंसर बनेगा विकल्प बी। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। और इसी प्रकार से हाल ही में सिलिसर लेक जो है अलवर राजस्थान में है, इसको प्लस कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है, दोनों को भी यहाँ पर जो 97 98 है ना, तो उसके पहले जो 96 97 नंबर के रामसर साइट घोषित की गई हैं, उनमें सिलसर लेक और कोपरा जलाशय हैं, जो कि क्रमशः सिलसर लेक कहाँ पर है? अलवर राजस्थान में। कोपरा जलाशय है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रोलिंग बजट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को पंचवर्षीय योजना पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पंचवर्षीय योजना के बीच में जब एक बार सरकार बदल गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो पंचवर्षीय योजना के बीच में रोलिंग प्लान को लाया गया था। ठीक है, तो रोलिंग प्लान कब से कब तक था? 1978 से लेकर 1980 के बीच में था। ठीक है, तो भारत में जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर लागू की गई एक लचीली योजना थी। तो इसका उद्देश्य था कि हर साल लक्ष्यों और आवंटन की समीक्षा करना। तो इसी प्रकार से एक रोलिंग बजट पेश किया गया है जो कि लागू किया गया है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो बजट है वो 3 साल के लागू किया गया है और हर साल इसकी समीक्षा भी की जाएगी। तो इसको आप याद रखेंगे। इसकी घोषणा राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की है। रोलिंग बजट में 3 साल का बजट एक साथ बनाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये किस नदी पर बन रही है? ध्यान दीजिएगा, यह चेनाब नदी पर बन रही है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। अब ध्यान दीजिए कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनने वाली 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रोजेक्ट को NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा लगभग 1270 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। चेनाब नदी का उद्गम दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से होता है और यह चंद्र और भागा नदियों के संगम के बाद बनती है। जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं, चंद्र और भागा, ये जो संगम होता है इसको कहते हैं तांडी। ठीक है ना। तो तांडी नामक स्थान से चेनाब नदी बन जाती है चंद्र और भागा नदियों के मिलन के पश्चात। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि CBD COP17, याद रखिएगा CBD COP17 की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो दोस्तों इसकी मेज़बानी इस साल करेगा आर्मेनिया, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। साल 2026 के अक्टूबर महीने में UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी कि COP17 की मेज़बानी करेगा आर्मेनिया। यह आयोजन आर्मेनिया की राजधानी एरेवन में किया जाएगा। COP16 का आयोजन 2024 में हुआ था। आपको पता ही है कि 2 साल के अंतराल पर ये जो COP नामक बैठक होती है करवाई जाती है। तो इसके पहले 2024 में जो COP16 हुआ था ये कोलंबिया में हुआ था। अब 2026 में COP17 करवाया जाएगा और ये आयोजन होगा कहाँ पर? तो आर्मेनिया में होगा। भारत 1994 से इस कन्वेंशन का एक सक्रिय सदस्य है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेडल टैली में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेडल टैली में दोस्तों जो विश्वविद्यालय टॉप पर है उसका नाम क्या है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 के बीच राजस्थान में आयोजित किए गए थे और ये 5वां संस्करण था 2025 में। पहली बार इसे सन 2000 में आयोजित किया गया था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेडल टैली में टॉप पर है, दूसरे स्थान पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी,
तीसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और इन खेलों की शुरुआत कब होती है? तो 2020 में होती है, जिसका आयोजन युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किससे सौंपी गई है? तो दोस्तों 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी गई है किसको? तो भारत को। इस साल ब्रिक्स का जो आयोजन है ये भारत में किया जाएगा। अध्यक्ष भारत है और भारत को अध्यक्षता मिली है किससे? तो ब्राज़ील से मिली है। 2025 में ब्रिक्स का अध्यक्ष ब्राज़ील था। तो ब्रिक्स में कुल 11 देश हैं जिनका उद्देश्य क्या है? व्यापार और अर्थव्यवस्था में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन यानी कि UNCAC के COP11 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों ध्यान देना, बायोडाइवर्सिटी पर यह 17वां सम्मेलन है, जबकि भ्रष्टाचार पर यह 11वां सम्मेलन है। ठीक है, अगर कॉप ये शब्द जुड़ गया, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब इसका आयोजन यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन UNCAC इसका भी फुल फॉर्म है, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। COP11 का 15 से 19 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? कतर की राजधानी दोहा में। इसकी थीम रखी गई शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। ठीक है, और इसमें 170 देशों के लगभग 2500 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। ये कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और ये जो आयोजन था COP11 का, ये दोहा में किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए अर्थक्वेक जोनेशन मैप के अनुसार अब भारत में कितने भूकंप जोन हैं? देखो दोस्तों, भारत में कोई भी क्षेत्र जोन 1 में नहीं है, क्योंकि भारत में कोई भी ऐसा एरिया नहीं जो कि भूकंप मुक्त हो, तो जोन 1 कंसीडर नहीं किया जाता है। भारत में जो जोन स्टार्ट किए गए हैं, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 और जोन 5 है। अब एक नया जोन इसमें इंक्लूड किया गया है, जोन 6, जो कि सबसे अधिक रिस्की जोन है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर जो आप देख रहे हैं, वहाँ से लेकर जो हरियाली क्षेत्र है अरुणाचल तक, ये पूरा का पूरा एरिया इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 6 तक जाएंगे, तो भारत में अब कुल 5 अर्थक्वेक जोन शामिल हो गए हैं, 5 हो गए हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS ने अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड 2025 को जारी किया है, और इस प्रकार से अब भारत में कुल 5 अर्थक्वेक जोन हो गए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर NCRRI कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया गया है? तो दोस्तों क्योंकि भारत का पहला है तो इम्पॉर्टेंट है, मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट। दोस्तों ये बनाया गया है पंजाब के नांगल हाइडल कैनाल में, तो पंजाब इसका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोजेक्ट को नांगल कैनाल प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, जिसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी कुल क्षमता होगी 1 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों सुल्तान अजलान शाह कप के बारे में पता नहीं क्यों UPPSC बार बार एग्जाम में पूछता है इसके बारे में। ध्यान देना, भारत में इसमें सिल्वर जीता है 2025 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और सुल्तान अजलान शाह कप ये जो संबंधित है किस खेल से? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है, और प्रतिवर्ष इसका आयोजन मलेशिया में ही किया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इस कप की शुरुआत 1983 में हुई थी, 2025 में इसका 31वां संस्करण था। ठीक है, फाइनल में बेल्जियम ने गोल्ड जीता था, बेल्जियम ने भारत को हराया था, तो बेल्जियम हो गया गोल्ड विनर, भारत हो गया सिल्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है? जिंजर मतलब दोस्तों अदरक, तो अदरक की राजधानी घोषित किया गया है किसको? मिजोरम को। हालांकि सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन मिजोरम की जो अदरक है वो कुछ मायने में बहुत ही विशेष होती है, जिसकी वजह से इसे जिंजर कैपिटल घोषित किया गया है। सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों होता है अदरक का मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने UPI को विश्व का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? आप दोस्तों सबसे अधिक आप देख रहे होंगे भारत में तो अब UPI का इस्तेमाल 1-2 रुपये तक के लिए होने लगा है, और IMF ने कहा है कि ये जो UPI का इस्तेमाल भारत में हो रहा है ना, तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो पेमेंट सिस्टम है।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2026 को चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? तो कार्लोस अल्काराज ने। दोस्तों कार्लोस अल्काराज विनर बने हैं, जबकि रनर बने नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ से हैं? सर्बिया से। ध्यान दीजिएगा, कार्लोस अल्काराज ये कहाँ से हैं? तो स्पेन से हैं। और नोवाक जोकोविच कहाँ से हैं? तो सर्बिया से हैं। देश का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी प्रकार से अगर बात करें दोस्तों महिला एकल के बारे में, तो महिला एकल की विजेता कौन बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, महिला एकल का खिताब जीता है कजाकिस्तान की रहने वाली एलेना रबाकीना ने। इन्होंने किसको हराया था? बेलारूस की आरेना सबालेंका को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? देखो दोस्तों, अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो इसमें कुल मिला के 27 देश हैं। लेकिन अगर हम यूरो जोन के बारे में बात करें तो इसमें 21 देश हैं, और जो 21वां देश है ये बन गया है बुल्गारिया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। किस देश ने अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं? यानी कि इंसानों के समान अगर इनको भी कोई परेशान करता है तो उसके ऊपर भी कानून आरोपित होंगे, उसको भी सज़ा मिलेगी। और ये जो डंक रहित मधुमक्खियाँ दोस्तों, ये जो पराग मतलब पॉलिनेशन होता है ना, उसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती हैं। अगर ये ना रहें तो जो जैव विविधता है उसको काफ़ी खतरा हो सकता है। ये 8 करोड़ सालों से धरती पर पॉलिनेशन कर रही हैं, इसलिए इनको इतनी मतलब महत्व इनको इतना प्रदान किया गया है। तो ये देश है दोस्तों कौन सा? तो पेरू में। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये वो मधुमक्खियाँ हैं और ये सादर वंदनीय भी हैं हमारे लिए, क्योंकि धरती पर जो जीवन है उसके लिए ये काफ़ी मेहनत करती हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आपको याद होगा 2014 में ये जो त्यौहार था सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया था, लेकिन फिर इसे मान्यता मिल गई। तो जल्लीकट्टू त्यौहार दोस्तों होता है तमिलनाडु में। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये आपका अंतिम प्रश्न बताइए कि सक्सगामी घाटी भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखो दोस्तों, सक्सगामी घाटी अगर आप जाएंगे लद्दाख के उत्तर में तो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पाकिस्तान और चीन मिलकर एक इकोनॉमिक जोन डेवलप करने जा रहे हैं। भारत ने इसका विरोध किया है। दोस्तों आपको याद होगा कि क्या मैं बताऊं, मन एकदम खट्टा हो जाता है। ये 1963 की बात है, जब पाकिस्तान को लगा कि ये ज़मीन मेरे हिस्से रही तो भारत तो ले ही लेगा, तो उसने उसको दान कर दिया था। किसको? चीन को दे दिया था। और चीन एक ऐसा हमारा पड़ोसी है जो कभी भी हमारा भला नहीं सोचता है। तो फिलहाल वो कब्जा करके बैठा हुआ है, उसमें ज़रा सी भी नैतिकता नहीं है। इस समय उसकी जो नज़र है वो अरुणाचल प्रदेश पर पड़ी हुई है। वो यही कर रहा है कि वहाँ के जो लोकेशंस हैं उनके नाम बदल रहा है। ठीक है, और अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप ये बताएंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने इसकी स्थापना की थी, ये आपको बताना है। बाकी जानकारी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप चाहें तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप UPHESC का ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं, आपकी परीक्षा के बाद आप इसी ग्रुप में GIC की प्लस DDC की तैयारी भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। जानकारी के लिए आप ये व्हाट्सअप नंबर इस्तेमाल करेंगे। प्लीज़ आप लोग कॉल मत किया करिए, बहुत सारे कॉल्स आती हैं तो मतलब मुश्किल हो जाती है। ठीक है, जो इसे ऑपरेट करता है ऑपरेटर, वो कहता है सर दिन भर जो है फ़ोन आता है और लोग बात करना चाहते हैं, जबकि मतलब कोई बहुत विशेष बात नहीं होती है, बस ऐसे ही लोग फ़ोन करते हैं। शायद उनको इंटरेस्ट होता होगा कि थोड़ी सी आवाज़ सुन लें। बेहतर होगा कि आप लोग मैसेज करें, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। धन्यवाद।